हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एओ ह्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट बांट के पढ़ेंगे। और इसमें क्या है कि जितने भी तथ्यात्मक है, वनडे एग्ज़ाम के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, है ना, चाहे दरोगा का हो, तो उन सभी एग्ज़ाम में जितने भी तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम, तो उस वनडे एग्ज़ाम के लिए ये तथ्य जो है पर्याप्त है। और बाकी हम लोग आगे इसको पार्ट बाय पार्ट करके जो है इसको पढ़ेंगे, इसके कहानियों के माध्यम से पढ़ेंगे कांग्रेस को, है ना। तो आगे आने वाले वीडियो में देखिएगा और इसको भी देखिए। ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, उम्मीद है। और एक बात और है, चलिए उसकी घोषणा हम लास्ट में करते हैं, है ना। तो आज हम लोग एओ ह्यूम की चर्चा करेंगे। तो एओ ह्यूम का जो पूरा नाम है वो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का जो जन्म ये 4 जून 1829 में हुआ था। कब हुआ था? 4 जून 1829 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का जन्म जो है 4 जून 1829 को हुआ था, स्कॉटलैंड में, है ना। और ये भी जो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ह्यूम भी इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। हमने कल पढ़ाया था, पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किया, है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कौन किया, कब हुआ, है ना। और भारत में उसको फेमस करने वाले कौन थे। तो ये जो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे और ये एक असैनिक अधिकारी थे। क्या थे? असैनिक अधिकारी, मतलब जो सेना में नहीं रहता है ना, उसको असैनिक बोलते हैं, है ना। तो ये असैनिक अधिकारी थे, यानी कि आईसीएस थे। क्या थे? आईसीएस थे। और आईसीएस की परीक्षा ये दिए थे बंगाल सिविल सेवा, है ना। उस समय भारत की प्रतिष्ठित एक सिविल सेवा थी बंगाल सिविल सेवा। तो बंगाल सिविल सेवा में इनका चयन जो है 1849 में हुआ था। कब हुआ था? 1849 में हुआ था। और ये 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो इस समय इटावा के कलेक्टर थे। कहाँ के कलेक्टर थे? इटावा के कलेक्टर थे ये, ठीक है। और ये हमेशा अगर ब्रिटिश सरकार बुराई करता था, कुछ गलती करता था, है ना, तो गलती, जब ब्रिटिश सरकार कोई गलती करती थी तो ये आवाज उठाते थे उस गलती के विरोध में, है ना। और जो सत्य होता था उस सत्य का ये साथ देने का प्रयास करते थे। क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मानसिकता आपको पता है ना। अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना, प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है, वो सबसे नीचे आपको मिलेगा। तो ये जो है जब 1857 का विद्रोह होता है तो इटावा में कलेक्टर रहते हैं, है ना। और ये 1882 में त्याग पत्र देते हैं कलेक्टर के पोस्ट से, ठीक है। इनका मन लगता नहीं, क्योंकि सरकारी महकमा है तो तरह तरह के वहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ पे सरकार की गुलामी भी करनी पड़ती है। सरकार सही कहे तो या गलत कहे तो, आप अगर पद पे हैं तो आपको हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ता है ना। तो ये सिविल सेवा छोड़ दिए और छोड़ करके इन्होंने भारत के स्थितियों पर ध्यान देना चाहा, भारत के समाज को, व्यवस्था को ध्यान देना चाहा। और ये बाहर आकर के इन्होंने देखा, कुछ लोग इन पे आरोप लगाते हैं कि ये जो है कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे कई उद्देश्य था। कुछ लोग कहते हैं कि एक अभय द्वीप बनाना चाहते थे, सेफ्टी बल बनाना चाहते थे,
जिससे कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था वैसा विद्रोह फिर दोबारा ना हो। अगर हो भी तो कोई एक ऐसी संस्था हो जिसके माध्यम से हमें पता चल जाए कि विद्रोह होने वाला है, विद्रोह सुलग रहा है। अगर छोटी छोटी संस्थाएं होंगी, अलग अलग संस्थाएं होंगी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि विद्रोह कब होगा और हम एक बार फिर से जो है संकट में पड़ सकते हैं, है ना। तो इन सब बातों को सलाह जो है दिया किसको? डफरिन को दिया, है ना। और डफरिन जो है कांग्रेस की स्थापना करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने आज्ञा दे दिया एओ ह्यूम को कि आप जो है कांग्रेस की स्थापना कर दीजिए। तो एओ ह्यूम के जो जीवनी लेखक हैं ये हैं विलियम बेडर वर्न। कौन है? विलियम बेडर वर्न। कई बार पूछा गया है कि एओ ह्यूम के जीवनी लेखक कौन है, तो विलियम बेडर वर्न है। कौन है? विलियम बेडर वर्न, ठीक है। और इनको जो है पक्षी से बहुत ज्यादा लगाव रहता है। विलियम बेडर एओ ह्यूम को जो है इनको पक्षी से बहुत ज्यादा लगाव रहता है, इसलिए इनको पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षी विज्ञान का जनक। किसको? एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम को पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। समझ में आया बात? पक्षी विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? एओ ह्यूम को, है ना। उसके बाद ये क्या किए कि 1882 ईस्वी में रिजाइन दिए और रिजाइन दे करके 1882 ईस्वी में रिजाइन दे करके ये चले गए शिमला। कहां चले गए? शिमला चले गए, है ना। यहीं पे डलहौजी ने बनाया था ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, शिमला में। तो शिमला में चले गए और शिमला में जाकर के ये बस गए, है ना, सन्यासी बन गए, इसलिए इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। शिमला का संत कहा जाता है किसको? एओ ह्यूम को, है ना। तो शिमला का संत कौन है? एओ ह्यूम। शिमला मिर्च नहीं, मिर्च का संत नहीं, ये शिमला जगह है ना, उस जगह का संत है, ठीक है। तो हर्मिट ऑफ शिमला किसको? एओ ह्यूम को कहा जाता है ना। और एओ ह्यूम क्या किए? तो एओ ह्यूम जो है उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जब ये आईसीएस के पद से इस्तीफा दिए, कलेक्टर के पद से इस्तीफा दिए, तो इस्तीफा देने के बाद थोड़ा ये जब ध्यान दिए भारत की ओर, तो इनको लगा कि भारत में पढ़े लिखे लोग तो हैं लेकिन वो लोग संगठित नहीं है, एकत्रित नहीं है। तो उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक के जो छात्र थे उनको इन्होंने चिट्ठी लिखा। उनको इन्होंने क्या लिखा? चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिख करके बताया कि विद्वान व्यक्ति अगर कितना भी विद्वान हो, देश में कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो अगर संगठित नहीं हो, एकजुट नहीं हो, उसकी ऊर्जा अगर एक जगह ना लगे, तो उससे देश कभी भी सशक्त नहीं हो सकता है, समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। तो आए हम लोग एक मंच बनाएं और उस मंच से क्या करें? अपने आवाज को बुलंद करें। तो बाकी इसी चिट्ठी के माध्यम से कहा जाता है कि लोग एकत्रित हुए। तो कांग्रेस का जो है सो गठन हुआ। अब कांग्रेस का जो पहला जो गठन था वो अधिवेशन होना था पूना में। कहाँ होना था? पूना में होना था। लेकिन वो अधिवेशन पूना में न होकर के बंबई में हुआ, ठीक है। पूना में न होकर के कहाँ हुआ? बंबई में हुआ, क्योंकि पूना में पड़ गया था अकाल, महामारी आ गया था, है ना। अकाल और महामारी आ गया था, जिस वजह से पूना में नहीं होकर के कहां हुआ? बंबई में हुआ। और बंबई में आईएनसी का स्थापना कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, है ना। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, उसी विद्यालय में मीटिंग हुआ, लोग बैठ करके भाषणबाजी किए, ठीक है। कांग्रेस का उद्देश्य रखा गया, क्या उद्देश्य होगा, है ना। और उस समय जो तत्कालीन वायसराय थे भारत के, वो थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। पूछा हुआ है कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन किया? एओ ह्यूम ने किया, है ना। कहां हुआ? तो बंबई में हुआ। किस कॉलेज में हुआ? तो गोकुलदास तेजपाल, है ना, बंबई। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया इसमें। जनरली इसमें ज्यादा वकील और पत्रकार लोग थे, है ना।
तो भारत का जो वायसराय था उस समय कौन था? डफरिन था, है ना। और बाद में क्या हुआ कि दादा भाई नौरोजी बोले कि देखो भाई, ये कांग्रेस का नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, है ना। हाँ जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था स्टार्टिंग में, इसका नाम था INU। क्या नाम था? INU, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो दादा भाई नौरोजी को लगा कि संघ ठीक बात नहीं है ना, थोड़ा इसमें फिर बदल किया जाए। हम लोग क्या हैं? शक्तिशाली लोग हैं। कौन है? शक्तिशाली लोग हैं, पावरफुल लोग हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस कांग्रेस का नाम क्या रख देंगे? इसका नाम क्या रखेंगे? कांग्रेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कांग्रेस कर देते हैं। कांग्रेस करने से क्या फायदा होगा कि कांग्रेस का अर्थ ही होता है शक्तिशाली लोगों का समूह। क्या होता है? शक्तिशाली लोगों का समूह होता है। तो दादा भाई नौरोजी कहे और सबों ने उनकी बात मान लिया। क्यों नहीं मानेगा? दादाजी है ना, मतलब सबसे बूढ़े आदमी थे, ठीक है। सबसे बूढ़े आदमी कहने का मतलब कि एनर्जी से जवान थे, है ना, मतलब सबसे बुजुर्ग थे। तो सारे लोगों ने उनका बात माना। बात भी सही था कि शक्तिशाली लोगों का समूह है कांग्रेस, है ना। लोगों ने बात मान लिया और इसका नाम क्या पड़ गया? शक्तिशाली लोगों का समूह, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, है ना, ठीक है। तो किसके कहने पे रखा गया? दादा भाई नौरोजी के कहने पे। पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके कहने पर किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर किया गया, है ना, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और ये भारत के सबसे पहले प्रोफेसर थे, ठीक है। भारत में अगर कोई प्रोफेसर बना तो सबसे पहला व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी, भारतीय प्रोफेसर, है ना, अंग्रेज के जमाने में, ठीक है। और सबसे पहले अर्थशास्त्र में प्रति व्यक्ति आय, है ना, राष्ट्रीय आय निकालने वाले भी व्यक्ति कौन है? दादा भाई नौरोजी ही है, ठीक है। यह भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में विशेष स्पेशल पढ़ेंगे। तो दादा भाई नौरोजी क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कि ह्यूम जो है ये 1885 से लेकर के 1906 तक कांग्रेस के महामंत्री के पद पे रहते हैं, है ना। कांग्रेस के महामंत्री के पद पे रहते हैं ह्यूम। उसके बाद 1912 में इनको जो है कांग्रेस का जनक घोषित किया जाता है। क्या घोषित किया जाता है? कांग्रेस का जनक, फादर ऑफ कांग्रेस, है ना। वो पूछेगा कि हु इज द फादर ऑफ कांग्रेस? क्या कहिएगा? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्लियर? चलिए अब आगे कुछ तथ्य हैं इससे जुड़े हुए, जैसे कि INC में पहली बार गांधी जी ने कब भाग लिया? तो गांधी जो है सबसे पहली बार 1901 में कब भाग लिए थे? 1901 में भाग लिए थे। कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था, है ना। तो दिनसा ए बाचा कर रहे थे अध्यक्षता। उसी में सबसे पहली बार गांधी जी जो है कांग्रेस में गए थे बैठने के लिए, भाषण सुनने के लिए, है ना। कहे कुछ समय तो दक्षिण अफ्रीका में थे, जी नहीं, आए थे घरे घूमने के लिए, है ना। बोअर युद्ध जब हुआ था तब फिर दोबारा गए थे वो, ठीक है। आप लोग को मोनिया से महात्मा तक के सफर में इसको हमने बताया हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बार गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया? 1901 में भाग लिया। कहां भाग लिया? कलकत्ता में, है ना। तो कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? जॉर्ज यूले सॉरी, जो अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष, है ना। ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्यों अंग्रेज अध्यक्ष बनाया गया, इसकी चर्चा हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, है ना। उसको कहानियों के माध्यम से हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तथ्यात्मक रूप से इसको समझिए। तो जॉर्ज यूले जो थे ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। कौन अध्यक्ष बने? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए बदरुद्दीन तैयबजी। कौन बनाए गए? बदरुद्दीन तैयबजी बनाए गए, है ना। और पूछा कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे?
तो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और पूछिए कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। कौन? क्या कहिएगा? WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी कहिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेगा कि महिला का, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना, तो कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट, वही स्कॉटलैंड वाली, ठीक है, आयरलैंड वाली, है ना, जो कि हमने बताया था बसंती। ठीक है, तो वही बसंती, ठीक है, वो जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, है ना। अगर पूछेगा कि भारतीय महिला, तो भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू कहिएगा। क्या कहिएगा? सरोजनी नायडू कहिएगा। ठीक है, क्या कहिएगा? सरोजनी नायडू, है ना, ये जो थी भारतीय महिला थी। ठीक है, और कांग्रेस के बताए गए थे प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, वो कार्यवाहक अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां। कौन थे? हकीम अजमल खां। पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? तो हकीम अजमल खां। कौन थे? हकीम अजमल खां थे, है ना। ये क्यों बनाए गए? क्योंकि 1921 में चितरंजन दास, है ना, CR दास, ठीक है, CR दास जो है इनको जेल हो गया था, तब इनके जगह पर बनाए गए थे हकीम अजमल खां कार्यवाहक अध्यक्ष। ठीक है, इनको जो है एक उपनाम है से जाना जाता है चितरंजन दास को, देश बंधु, है ना। किस नाम से जाना जाता है? देश बंधु के नाम से, ठीक है, चितरंजन दास को। तो इन्हीं के जगह पर जो है बने थे हकीम अजमल खां। कौन बने थे? हकीम अजमल खां। ठीक है, और प्रथम महिला कार्यकारी अध्यक्ष थी नलिनी सेन गुप्ता। कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता। और ये नलिनी सेन गुप्ता भारतीय मूल की विदेशी महिला थी। ठीक है, मूल की विदेशी महिला थी। ये मदन मोहन मालवीय के स्थान पे बनी थी। किसके स्थान पे बनी थी? मदन मोहन मालवीय के स्थान पे बनी थी, है ना। और पूछेगा कि कांग्रेस के युवा अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के युवा अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, और आजादी के समय JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी। भारत की आजादी कब हुआ था, है ना, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सारे प्रश्नों का जवाब हम तो नहीं देंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो JB कृपलानी थे। JB कृपलानी का पूरा नाम है जीवत राम भगवान दास कृपलानी। क्या नाम है? जीवत राम भगवान दास कृपलानी, है ना, ये है। ठीक है, तो ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आगे हम लोग कहानियों के माध्यम से पढ़ेंगे कि मुस्लिम अध्यक्ष क्यों बने, अंग्रेज अध्यक्ष क्यों बने, है ना। ये तमाम चीजें, कांग्रेस का एजेंडा क्या था, कांग्रेस का कार्य कैसे करती थी, उस पर आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट घोषणा जो थी वो घोषणा ये है कि जो भी लोग प्रश्न का जवाब देंगे, है ना, कमेंट बॉक्स में उन लोगों का नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। जो भी लोग जवाब देंगे उनका हम यहाँ से नाम लेंगे। ठीक है, और जो भी आप लोग को प्रश्न अगर पूछना हो, ठीक है, कोई प्रश्न अगर पूछना भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो उसको हम लोग बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।